हेलो फ्रेंड्स, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की इस दूसरी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा उसके फंडामेंटल्स के बारे में। वो फंडामेंटल्स जिनके बेसिस पर किसी भी खरीदने या बेचने का जो है फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तो ये जो फाइनल डिसीजन लेने में ये हेल्पफुल रहेगा। लेकिन इसके अलावा जो आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो मैं इसके बाद जो तीसरी वीडियो होगी उसमें बात करूंगा आपके साथ, और यहाँ पर हम प्योरली फंडामेंटल से रिलेटेड बात करेंगे। देखिएगा, ये जो स्क्रीन पर आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही है ये वास्तव में बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स हैं जो पिछले 3 साल के हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो पिछले 3 साल के दौरान जो है बढ़ती हुई नज़र आई है। आप देखेंगे 3 साल के दौरान तो जहाँ पर 26 करोड़ की जो है इक्विटी थी वो अब 28 करोड़ की हो गई 19 के अंदर, और यहाँ पर तो 2020 के अंदर 45 करोड़ की इक्विटी आपको नज़र आ रही है। तो ये जो 45 करोड़ की जो इक्विटी है, इसके अलावा भी कुछ नए शेयर अभी इशू होंगे तो ये इक्विटी और बढ़ जाएगी। अब ये जो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े हैं इसके अंदर ये शेयर्स किसको दिए हैं, तो इसमें 2 कंपोनेंट खास हैं। एक बोनस का कंपोनेंट जो कि कंपनी के प्रमोटर्स को भी मिला है और बाकी आउटसाइडर्स को भी मिला है। इसके अलावा दूसरा जो पोर्शन है वो है ईसोप वाला। तो ईसोप के दौरान जो है यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर जो शेयर अलॉट हुए हैं वो भी उसके अंदर इंक्लूड है। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन अगर आप मिलाएंगे तो उसकी वजह से जो शेयर कैपिटल आपकी बढ़ी है। अब कंपनी के अगर शेयर होल्डर फंड की बात करें या रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें जिसको हम बोलते हैं नेटवर्थ, तो नेटवर्थ होता है कंपनी का टोटल प्रॉफिट या वो प्रीमियम जो शेयर होल्डर से आपको मिला है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 2018 में ये जो शेयर होल्डर फंड था ये 109 करोड़ का नेगेटिव था। अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस के एंगल से देखें तो 2019 में भी जो शेयर होल्डर फंड था वो नेगेटिव था और 67 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस थे, उसके सामने 28 करोड़ की कैपिटल थी। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें 2020 के अंदर तो यहाँ पर जो है शेयर होल्डर फंड जो है प्रॉफिट आपको नज़र आएगा। तो 264 करोड़ का जो है नेटवर्थ आपके पास आ गया, जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी और काफ़ी प्रॉफिट भी है। ये ही ईयर है जिसके अंदर इन्होंने प्रॉफिट जो है अर्न किया है। तो देखिएगा 2018 में जो है इन्होंने 22 करोड़ का लॉस किया, यहाँ पे 19 में 14 करोड़ का प्रॉफिट किया, और ये जो ईयर है यहाँ पे 71 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो ये जो एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो CAGR ग्रोथ EBITDA के अंदर या नेट प्रॉफिट में आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आई है। EPS की बात करें तो ये 3 रुपये का जो है लॉस था 2018 में EPS में, फिर करीबन ₹2.25 रुपये का जो है EPS था 19 के अंदर, और 7 रुपये 4 पैसे का EPS है 2020 के अंदर। लेकिन ध्यान रखिएगा आप इसको मत फोकस करिए, क्योंकि इन्होंने ईसोप भी दिए, तो आपके लिए जो EPS है वो 5 रुपीज़ एंड 36 पैसा। ध्यान रखिएगा, मेरे लिए EPS ये काम का नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये काम का EPS नहीं है 7 रुपीज़ एंड 04 पैसा। हमारे लिए जो है डाइल्यूटेड EPS काम का होता है, कि यानी कि जो हमें फ्यूचर में मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स अभी भी ये इशू करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को ईसोप के अंदर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर। तो मेरे लिए जो EPS है वो 5 रुपीज़ एंड 36 पैसा। अगर शेयर की बुक वैल्यू की बात करें तो शेयर जो है 26 रुपीज़ की बुक वैल्यू पर जो है हमें मिलेगा। अब इतनी बात तो आप समझ गए कि 5 रुपीज़ 36 पैसा EPS है, 26 रुपीज़ जो है शेयर की बुक वैल्यू है। लेकिन अभी यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई, ये प्रॉफिट केवल अभी आया है 20 के अंदर। 19 में ऐसा कोई खास प्रॉफिट नहीं था। तो आपके पास जो है 2011 में बनी हुई कंपनी का कोई बहुत बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक नहीं है। लेकिन 19-20 के ट्रैक रिकॉर्ड पर क्या हम देखेंगे, ये अभी मैं आपको वीडियो के जो तीसरा पार्ट है उसके अंदर जो है बात करूँगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स हालांकि बहुत बड़ी तो नहीं है कंपनी के साइज़ के हिसाब से, लेकिन 78 करोड़ की जो है बोरोइंग्स है, यानी कि जो डेट है बैलेंस शीट में वो 78 करोड़ का है। यानी कि कुछ ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रॉफिट के बराबर है। तो जितना प्रॉफिट कमा रहा है तो उस प्रॉफिट के आसपास ही जो है आपका डेट है, और डेट रिड्यूस भी किया इन्होंने। तो देखिएगा 90 करोड़ का डेट था, फिर 75 का हो गया, और 75 के बाद यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया इस बार। तो 90 से अगर हम 78 अजूम करें तो 12 करोड़ का जो है आपने जो है 2 साल के अंदर जो है डेट भी घटाया। अब बात करते हैं कि जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर के हाथ में कितने रुपए का शेयर पड़ा हुआ है। तो अशोक सूटा जी जो हैं उनके हाथ में जो शेयर्स है वो 56 रुपीज़ एंड 74 पैसे का है। उसके बाद यहाँ पर जो शेयर्स इशू होंगे उससे रिलेटेड डिटेल्स हैं, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं।
तो 84,14,000 जो शेयर्स हैं वो अशोक सूटा जी जो हैं सेल करेंगे, यानी कि जो अपने ऑफर फॉर सेल में जो शेयर्स देने वाले हैं। इसके अलावा जो जेपी मॉर्गन है, यानी कि जो CMDB सेकंड है, ये जेपी मॉर्गन है। तो जेपी मॉर्गन जो है 2,72,49,362 करोड़ जो शेयर्स वो पब्लिक को देने वाले हैं। तो IPO से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बात करें तो जहाँ पे इनके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है इनके पास 26 मिलियन का होता था, यानी कि आप ये कह सकते हैं 2.6 करोड़ का, वो यहाँ पे 2.1 करोड़ का हो गया, और अब तो देखिएगा लाखों में आ गया है। इसका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी जो है इनका धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये मुझे थोड़ी चिंता की बात लग रही है कि किस तरीके से जो है चीज़ें कम हो रही है। और राइट ऑफ यूज़ ऑफ असेट्स, यानी कि राइट ऑफ यूज़ ऑफ असेट्स है वो भी रिड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर पूरी बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर अगर 18 से 19 और 19 से 20 जिस तरीके से अगर ये बैलेंस शीट को दिखा रहे हैं, उसको देख के ऐसा लगता है कि जो फिक्स असेट्स का जो पोर्शन है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। लेकिन करंट असेट्स के अंदर देखिएगा जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ होती हुई आपको नज़र आएंगी। लेकिन यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट की फ़िगर को भी अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट की जो फिगर है वो भी आपकी घटती हुई नज़र आ रही है, यानी कि इन्वेस्टमेंट को भी आप बेच रहे हैं। उसका ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो तो म्यूटेड हैं, कोई ज़्यादा घट नहीं रहे। कैश की फिगर जो है 43 करोड़ रुपीज़ पे पहुंच गई, जो कि 19 के अंदर 26 करोड़ थी और उससे पहले जो है 16 करोड़ थी। तो कैश भी कंफर्टेबल है, कोई ऐसा नहीं है कि कैश में जो है कमी है किसी तरीके की। बोरोइंग्स की बात मैं ऑलरेडी आपके साथ कर चुका हूँ, तो बोरोइंग्स जो हैं कंफर्टेबल हैं, कोई ज़्यादा बोरोइंग्स इनके पास नहीं है। और अगर हम नॉन करंट और करंट दोनों बोरोइंग्स की बात करें, रेवेन्यूज़ फ्रॉम ऑपरेशंस में देखिएगा रेवेन्यूज़ में किस तरीके की जो है तेज़ी है। तो जहाँ पर 462 करोड़ का रेवेन्यू था 2018 में, और 19 के अंदर 590 करोड़ का था, और यहाँ पे 2020 के अंदर 698 करोड़ का था। तो देखिएगा यहाँ पर अगर आप मोटा मोटी देखेंगे तो करीबन 23-24% की जो है CAGR जो है ग्रोथ यहाँ पे रेवेन्यूज़ में मिल रही है। तो 23 और 24% की जो CAGR ग्रोथ है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है, और छोटी कंपनी है तो एक्चुअली इसको बढ़ा पाने में भी जो है सक्षम है। तो रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन है। प्रॉफिट की भी बात करें तो प्रॉफिट अगर पिछले 2 साल के अंदर देखें तो ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से जो है आई है, और प्रॉफिट भी जो है काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। इसके अलावा अगर हम EPS की बात करें तो EPS में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो 5.36 रुपये की जो है EPS, ये जो है डाइल्यूटेड EPS है, ये रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद कैश फ्लो की बात करें कि कितना कैश जनरेट कर रहे थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जो आप बिजनेस करते हैं उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी से कितना पैसा जो है जनरेट कर रहे हैं। तो देखिएगा जहां 10 करोड़ रुपए जनरेट कर रहे थे 18 के अंदर, 19 के अंदर ये आ गए 60 करोड़ रुपये, उसके बाद आ गए 118 करोड़ रुपये। यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है विदाउट इनकम टैक्स बहुत तेज़ी से जो है इन्होंने बढ़ाया है। बिफोर टैक्स की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा जो है कैश फ्लो की जो है ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे भी कंपनी जो है आपको बेहतरीन लगेगी कि कैश के अंदर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ग्रोथ है वो काबिल तारीफ़ है। उसके बाद टोटल कैश की फिगर भी जो है इम्प्रूव हुई है। तो जहाँ 18 में ये 16 करोड़ का कैश रखते थे, अभी 43 करोड़ का कैश इनके पास है। तो यहाँ पर भी जो है कोई दिक्कत नहीं है इनको। उसके बाद IPO की जो है ग्रेडिंग इन्होंने नहीं कराई है किसी भी जो है एजेंसी से, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें लगता है कि होती तो थोड़ा अच्छा रहता। और अभी ये कंपनी के जो कुल शेयर्स हैं उसमें कुछ प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं जो बाद में चल के इक्विटी शेयर बनेंगे, जिसकी वजह से जो आपको EPS है वो डाइल्यूटेड नज़र आ रही है। तो इसकी वजह से ESOP भी इन्होंने जो है लोड करने हैं। तो इस तरीके से जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो जनरली अशोक सूटा जी के पास ही हैं ज़्यादातर जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो वो भी बन के जो है इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। तो आप ये मान के चलिएगा कि ये जो अभी एग्रीगेट नॉमिनल इक्विटी है वो करीबन 58 करोड़ रुपीज़ की जो है आप मान के चलिएगा अथोराइज कैपिटल है। तो यहाँ तक कैपिटल जा सकती है, लेकिन अभी जो कैपिटल है वो 34.5 करोड़ है। तो और जो भी नए शेयर्स इशू होंगे तो ये उम्मीद हम करते हैं कि 45 से लेके 50 करोड़ के बीच में जो है पहुँचती हुई नज़र आएगी। अब जो शेयर अलॉट हो रहे हैं तो वो कब बोनस के रूप में, तो देखिएगा 1:162 की रेशियो में बोनस इशू हुए थे एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को। कब हुए थे? 30 नवंबर 2011। यानी कि शेयर्स बोनस के रूप में काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है अलॉट हुए हैं, और 1:162 की रेशियो में। तो हालांकि बहुत पुरानी डेट है, क्योंकि जब कंपनी प्रमोट की थी उसी के आसपास ये बोनस शेयर्स आ गए थे।
अब अशोक शुक्ला जी की जो होल्डिंग है वो 48.33 है। और इसके अलावा ये होल्डिंग की परसेंटेज मैं आपके साथ पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो टोटल ऑप्शंस हैं किस तरीके से वेट जो है निकला शेयर्स का, तो वेटेड प्राइस देखिएगा तो 18 के अंदर जो शेयर्स का वेटेड एवरेज प्राइस था वो था 22.38 जो भी शेयर अलॉट हुए। उसके बाद वेटेड एवरेज एक्सरसाइज प्राइस जो ईसोप में गए वो 25.74 और यहाँ पे 24.66। इसलिए आप देखिएगा बुक वैल्यू आपको कम ही नज़र आ रही है। ये प्रोमोटर की डिटेल दे चुका हूँ मैं, ये किस किस तरीके से जो कंपनी ओन करती है। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि इंटेल कॉरपोरेशन जो है, इंटेल कॉरपोरेशन एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टर इनके पास है, वो भी जो है 14.31% जो है होल्डिंग रखे हुए है। तो और ये सबसे खास बात है कि ये जो अपनी होल्डिंग है ये दे भी नहीं रही, यानी कि ये ऑफर फॉर सेल में नहीं दे रहे। तो इंटेल जो कॉरपोरेशन आप जाना माना ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते भी हो, इंटेल की चिप वगैरह भी आपने जो है कभी ना कभी यूज़ की होंगी किसी न किसी कंप्यूटर में या लैपटॉप के अंदर। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट है ऑफर का जो है किस लिए ला रहे हैं, तो कहते हैं टू मीट द लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि जो वर्किंग कैपिटल चाहिए इनको काम करने के लिए लंबे टाइम के लिए, उसके लिए, और जनरली जो अपने ऑफिस के जो खर्चे हैं उन पर्पजेज के लिए इस पैसे को ये रेस कर रहे हैं। अब देखिएगा ग्रोस प्रोसीड्स जो आएगी फ्रेश इशू से, वो उम्मीद है कि करीबन 1100 मिलियन यानी कि 110 करोड़ है। तो यानी कि इशू का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कैश इक्विवेलेंट से संबंधित जो मैं इन्फॉर्मेशन है आपके साथ जो है डिस्कस कर चुका हूँ। और ये उम्मीद जो है कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारी करंट एसेट्स का फ्लो रहेगा 2021 के बाद, कैसे करंट लायबिलिटीज़ का रहेगा, वर्किंग कैपिटल का गैप कितना रहेगा। तो बता रहे हैं कि किस वजह से जो है कैपिटल को रेज करें। देखिएगा इस वीडियो के अंदर अगर हम बात करें कि जो पीयर ग्रुप है उनका अगर हम पी रेशियोज देखें तो इस पूरे सेक्टर में कितना रहता है, क्योंकि जो अगली वीडियो के अंदर हम एनालिसिस करेंगे वो इसी बात का करेंगे कि इस शेयर्स को लेना है या नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा तो जो पीयर ग्रुप्स हैं यानी कि जो इसके कंपटीटर्स हैं जो इसी तरीके काम करते हैं, तो वो हाईएस्ट 24 के पी पर चलते हैं, लोएस्ट 18.2 और एवरेज 21.8। तो आप ये समझिएगा कि ये जो पी रेशियोज आपके साथ जो शेयर की जा रही हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो पी रेशियोज हैं देखिएगा, ये जो 24 की है या 18 की है या 21.8 की पी रेशियोज हैं, ये जो पी रेशियोज हैं ये अपने आप में एक अच्छी वैल्यूशंस दे रहे हैं। यहाँ पर जो बात हो रही है पीएस के अंदर वो बात हो रही है टीसीएस की, माइंडट्री की, इन्फोसिस की और एलएनटी की जो इन्फोटेक कंपनी है उसकी। तो ये उन पी रेशियोज की बात कर रही है जिनकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखिएगा कितनी है। तो अभी मैं इस वीडियो के अंदर केवल आपके साथ इतना ही शेयर कर रहा हूँ, और जो तीसरी वीडियो है उसको देखना मत भूलिएगा, उसमें मैं आपको सारे रीजंस बताऊंगा कि शेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको फंडामेंटल्स बताया कि कंपनी के प्रॉफिट्स किस तरीके के हैं, कौन किस तरीके से डील करता है, किस तरीके से कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ी, क्योंकि वो सभी पहलू जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किए हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन जो थर्ड वीडियो आएगा उसका बेस है, और वहाँ पर हम बात करेंगे कि शेयर्स को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।